डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये रिपोर्ट रिलीज करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बातें तो आपको पता ही होंगी, रैंक भी पता होगी आपकी इंडिया की। आपको ये भी पता होगा कि इंडिया कंटिन्यूअसली इसमें स्लिप कर रहा है, काफी स्लाइडिंग हो चुकी है। डेकेड्स हो गए इंडिया की जो रैंकिंग है वो कंटिन्यूअसली घटती जा रही है, इनसे कहो कि खराब सेंस में बढ़ती जा रही है। 180 कंट्रीज हैं, इंडिया की इस बार की जो रैंकिंग है 161 है। मतलब आप सोचो हम कितना नीचे पहुंच गए हैं डेंजर लाइन में। अब ये रिपोर्ट रिलीज करने के लिए ना रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स कुछ इंडिकेटर्स यूज करता है। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना ठीक है, या फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने जो बातें कही हैं इंडिया के बारे में क्या वो ठीक है, क्या हमको आपको भी वो बातें नजर आ रही हैं ग्राउंड रियलिटी में, क्योंकि हम आप उससे ज्यादा ही जानते हैं, चाहे वो कितना भी एनालिसिस कर ले। हमारे देश के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानेगा। तो कई सारे इंडिकेटर्स वो मेंशन करते हैं, जिनमें से कुछ मैंने ब्रॉडर वे में यहां पे मेंशन कर रखा है कि पॉलिटिक्स का कितना इन्फ्लुएंस है, बिजनेसमैन का क्या हालत है, क्या मीडिया इसके लिए खुद जिम्मेदार है, सोशल मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल है, हम और आप कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, फाइनेंस कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हमको समझना है, शायद हमारे मन में क्वेश्चन आता होगा कि भाई सब तो ठीक है, पहले यह बताओ कि इसमें पाकिस्तान हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या इस रिपोर्ट को हम सही मान सकते हैं? यार हमको तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी दिख रही है, जहां पे रोज पत्रकार मारे जाते हैं, पत्रकार के मुंह में माइक की जगह पे गन घुसा दिया जाता है, फिर भी उसकी रैंकिंग हमसे अच्छी क्यों है, उसको भी लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझें उससे पहले ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है तो एक मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ना ही आसान कहेंगे ना ही टफ कहेंगे। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, लास्ट में इसका जवाब आपको मिल ही जाएगा। मैं दूं चाहे नहीं दूं, हम इतना डिस्कशन कर लेंगे कि आप इस क्वेश्चन को ठीक ठीक अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हैं, रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। सबसे जरूरी बात कि इसको रिलीज कौन करता है, नाम याद रखना है, एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंकिंग कितना है, अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में यही सब पूछा जाता है। रिलीज कौन करता है, इंडिया की इस बार की रैंक क्या है, पिछली बार से कितने अंक कितने पॉइंट स्लाइड कर गया है इंडिया, तो 11 पॉइंट स्लाइड किया हुआ है। लास्ट टाइम हमारी जो रैंक थी वो 150 थी, इस बार 161 हो गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। ये 21st एडिशन है, ये भी ध्यान रख लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में। बाकी आगे की जो बातें हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं या फिर मेंस पेपर राइटिंग के लिए हैं। चलिए अब जो भाई इस रिपोर्ट को रिलीज करता है ना, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जान लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी रहेगी कि जो इंटरप्रिटेशन हम लोग कर रहे हैं क्या उसके बारे में यही इंटरप्रिटेशन करना ठीक है या कोई और नजरिया तीसरी आंख से भी हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, बनाया गया था इसको 1985 में। ठीक है, काम क्या बेसिकली ये करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं उनको फ्रीडम क्या है, उनके ऊपर वॉयलेंस क्या हो रहा है, उनको लीगल एड देना, उनको फाइनेंशियल एड देना, पब्लिक को अवेयर करना, ये सारा ये काम बेसिकली करते हैं। अगर हम ब्रॉडर वे में कहें तो ये कुछ 131 कंट्री में प्रोएक्टिव हैं, मतलब अच्छे से एक्टिव हैं। बाकी जो कंट्री जिसमें ये पूरी रिपोर्ट बनाते हैं वो तो टोटल 180 हैं। ठीक है, पर ये खुद कहते हैं कि सभी में ये एक्टिव नहीं है, 131 में ये ठीक ठाक एक्टिव हैं। काम मैंने बता दिया ये क्या करते हैं। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम उस पर कितना ट्रस्ट करें ये समझने के लिए ना हम पहले उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखते हैं। अगर उसका फाइनेंस ठीक ठाक है तो हम कह सकते हैं वो ठीक ठाक काम कर रहा होगा, क्योंकि घालमेल करने का या किसी चीज को मिक्स करने का या बायस्ड होने का सबसे बड़ा रीजन होता है फाइनेंस। हालांकि फाइनेंस को जस्टिफाई मैं अपने तरीके से तो नहीं कर सकता, ये मैंने उनके वेबसाइट से ही लिया है जिसको उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया है। जब कोई चीज पब्लिकली डिक्लेयर्ड होती है, अगर वो गलत होती है तो कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क उठा ही देगा, मैं उठाऊं या ना उठाऊं। तो इनका कहना है कि ये 51% पब्लिक फंडेड हैं।
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना पब्लिक फंडेड है तो हम उसको मान सकते हैं, मतलब कि उसका इंटरेस्ट पब्लिक का इंटरेस्ट होगा, नहीं तो पब्लिक उसमें फंड क्यों करेगी। अगर हम ये समझ लें कि ये तो पब्लिक की आवाज ही नहीं है तो हम उसको फंड क्यों करेंगे। ठीक है, तभी करेंगे जब हमको लगता होगा ये फेयर है, आम आदमी की आवाज उठाता है, ये ठीक काम कर रहा है, तभी करेंगे। बाकी इन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट, कुछ दूसरे डोनेशन, कुछ तीसरी जगहों से ये लिया है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी करते हैं, वहां से भी मेजर चंक इनका आता है। तो ये दो चीज मिलके इनको इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि इनको फाइनेंशियल बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। वैसे बायस होने को कोई भी हो सकता है, पर ये जो रिपोर्ट है ये मतलब देखने से लगता है कि ठीक होंगे, बायस तो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। पर आगे इंडिकेटर हम देखेंगे कि भारत के सेंस में इनका क्या कहना है और क्या हम ग्राउंड पे वही चीजें देखते हैं, क्या हमें भी वही चीजें नजर आती हैं। तो ये आप रैंक देख रहे होंगे, ये है 2022 की रिपोर्ट और ये है 2023 की। ठीक है, अलग अलग जो इंडिकेटर्स ये यूज करते हैं, यहां पे आपको टोटल 5 इंडिकेटर नजर आ रहे हैं और इंडिया ने इस बार अनफॉर्चुनेटली ही कहेंगे इन सारे इंडिकेटर्स में निगेटिवली परफॉर्म किया है। मतलब सब जगह इंडिया ने खराब परफॉर्मेंस दिए हैं और ये दो इंडिकेटर आपको नजर आ रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा लेजिस्लेटिव इंडिकेटर है। इसमें इंडिया ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है। अब ये होते क्या है इंडिकेटर और क्या सच में हम यहां पे खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा अगर आप भी न्यूट्रल तरीके से देखोगे तो। और किसी चीज पे न्यूट्रल होना अपने आप में एक चैलेंज है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पब्लिक के साथ यही है कि पब्लिक खुद ही न्यूट्रल नहीं है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जो मैं वीडियो यहां पे डिस्कस कर रहा हूं इस पे जितना भी व्यूज आए मुझे नहीं पता, पर एक बात की मैं श्योरिटी से गारंटी लेके कहता हूं कि यहां पे जो मैंने थंबनेल लगाया है ना, अगर उसी थंबनेल पे मैं डाल दूं कि मोदी जी को बदनाम करने की एक और इंटरनेशनल साजिश का हुआ पर्दाफाश, या फिर इसके अपोजिट लिख दूं कि मोदी राज में मीडिया हुआ पंगु, मैं गारंटी देके कहता हूं कि अभी जो मेरे वीडियो पे व्यूज आएंगे, इन दोनों हेडलाइन, दोनों में से कोई सा हेडलाइन रखूं, 100% इससे ज्यादा व्यूज आएंगे। उसका रीजन बस यही है कि जो आप कह सकते हो डिवीजन है हमारे सोसाइटी का, वो ऐसे ही हो चुका है। एक में मोदी सपोर्टर मतलब सरकार के सपोर्टर देखेंगे, दूसरे में जो सरकार को अपोज करने वाले हैं वो देखेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रलिटी मतलब अपने आप में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो चीजों को आप समझ ही नहीं सकते हो। पहला बात करते हैं हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट में। पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट में इन्होंने 2-3 चीजें कहा है। एक चीज इन्होंने कहा है कि जो मीडिया पे ओनरशिप है कंटिन्यूअसली वो बिजनेसमैन की बढ़ते जा रही है। क्या यह बात सही है गलत है? अगर स्टैटिक्स देखें तो ठीक है, यह बढ़ती जा रही है। इन्होंने कुछ स्टैटिक्स भी दिए हैं कि रिलायंस ग्रुप अराउंड 70 जो हमारे प्रिंट या फिर डिजिटल मीडिया या फिर टीवी चैनल हैं उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है या उसमें उनका शेयर है और इनका कंटेंट अराउंड 80 करोड़ इंडियंस कंज्यूम करते हैं। कितना? 80 करोड़ इंडियन। मतलब सोचो कि रिलायंस ग्रुप चाहे किसी को इन्फ्लुएंस करना तो कितना आसानी से कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वही कंटेंट फ्लो करेंगे। दूसरे बिजनेस ग्रुप्स भी हैं जिनका कंटिन्यूअसली जो मीडिया में इंटरफेरेंस है वो बढ़ा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, मतलब पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू। पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू तो पहले से भी था, अब ओनरशिप की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब जो मीडिया है, बड़े मीडिया हाउसेज हैं या फिर डिजिटल चैनल्स हैं या फिर प्रिंट मीडिया है, इन सब में जो बिजनेसमैन है उनका कांटेक्ट बढ़ा है। बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स का आपस में साठगांठ होता है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, मतलब वो रहता ही रहता है, क्योंकि फंडिंग अल्टीमेटली सरकार को या पार्टी, सरकार को तो नहीं कहेंगे, पार्टीज को वहीं से जाती है। और आजकल सरकार खुद भी मीडिया को फंड कर रही है। कैसे? ये मैं सरकार कह रहा हूं तो केवल मोदी गवर्नमेंट को मत समझ लेना भाई, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड है। नहीं तो आप देख लो, कोई भी जो मीडिया चैनल है उसको उठा के देख लो, क्या वही सेम मीडिया चैनल मोदी गवर्नमेंट का भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कांग्रेस का भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, आम आदमी पार्टी का भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, समाजवादी पार्टी का भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है? आप कहोगे कि नहीं। आपको बायस वहां पे साफ साफ दिखेगा कि कुछ मीडिया चैनल हैं जो कंटिन्यूअसली बीजेपी का एड पब्लिश करेंगे,
कुछ हैं जो आम आदमी पार्टी का पब्लिश करेंगे, कुछ हैं जो कांग्रेस का पब्लिश करेंगे। नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं पर वो कंसिस्टेंसी के साथ वही दिखेंगे। रीजन क्या है भाई? रीजन यही है कि भाई जिसके कॉन्टेक्ट जिससे ज्यादा हैं, जिससे अच्छे टर्म्स हैं, जो या तो सरकार की, जो भी सरकार हो उसकी अच्छाई करे, या तो अच्छाई ना करे तो कम से कम बुराई तो ना करे। तो उस तरीके से उनका पार्टी में आपस इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और यहां पे दो टाइप के ऐड मिलते हैं। एक तो प्योरली स्पॉन्सर्ड होता है थ्रू द पार्टी, जो पार्टी अपने फंड से ऐड देती है कि मतलब आप कहो आम आदमी बहुत अच्छा है, आप कहो बीजेपी बहुत अच्छा है, तृणमूल बहुत अच्छा है, प्योर पेड एडवर्टीजमेंट। दूसरा होता है गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट, मतलब अगर उस पार्टी का कहीं पे सरकार है, सपोज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार पब्लिक फंड के जो पैसा होता है उससे सरकार का जो एडवर्टीजमेंट करेगी वो किस मीडिया हाउस को दोगी, सरकार डिसाइड करेगी। अब सरकार डिसाइड करेगी तो ऑब्वियसली सरकार से जिनके टर्म्स अच्छे होंगे उनको देगी। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, जिससे उनके टर्म्स अच्छे रहेंगे उन्हीं को एडवर्टीजमेंट मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक डाटा में बता रहा हूं बाकी का आप खुद ही समझ जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ 13,000 करोड़ रुपया लास्ट ईयर 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है टू प्रोपोगेट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब ये पैसा किसके पास जाएगा? सरकार बताएगी, सरकार ऐड देगी। सबको ऐसे तो नहीं तुम भी लो तुम भी लो, टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला तो राज चलेगा नहीं। जो सरकार के टर्म्स जिनके अच्छे हैं, या तो सरकार की वाहवाही करते हैं या तो एटलीस्ट सरकार की बुराई नहीं करते हैं, उन्हीं को ये मिलेगा। ठीक है। और आज ये आपको डिवीजन दिखता भी होगा, ये पैसे की वजह से ही ये डिवीजन आया, मीडिया में दिखता भी होगा। पहले ऐसा था ना कि कोई काम सरकार करे तो उसकी बुराई देखना हो तो अपोजिशन वालों को देख लो, उसकी अच्छाई देखना हो तो सरकार वालों का स्टेटमेंट सुन लो। पर आजकल अब मीडिया में भी देख लो, कुछ मीडिया होंगे एकदम कहेंगे सरकार ने क्या तीर मारा है, कुछ होंगे जो हमेशा सरकार का क्रिटिसिज्म करेंगे और वो कहेंगे कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे, अपोजिशन से पूछेंगे क्या। भाई ठीक है, मीडिया का मतलब अनबायस्ड होने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज करो। अगर सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज करोगे मतलब सरकार की खराब पॉलिसी अब पब्लिक को बता रहे हो, उनकी अच्छी पॉलिसी जो है वो पब्लिक में जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब यही हो ना कि सरकार की इनडायरेक्ट तरीके से आप जो अपोजिशन उसको फायदा पहुंचा रहे हो, क्योंकि सरकार की अच्छी बातें पब्लिक को पता नहीं चलेंगी तो पब्लिक तो खिलाफ हो जाएगी सरकार की। या फिर वो मीडिया चैनल जो सरकार की केवल अच्छी बातें बता रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। तो मतलब इन शॉर्ट ये डिवीजन है, और वो डिवीजन बस एक ही कारण से आया है, मीडिया की फंडिंग। ठीक है, मीडिया की फंडिंग एक तो मैंने बताया सरकार दे रही है, कुछ बिजनेसमैन दे रहे हैं, बिजनेसशिप की ओनरशिप है तो बिजनेस कुछ पार्टी फंड में पैसा दे देते हैं, कुछ कहते हैं भाई हमारा मीडिया चैनल है इसमें आपका एडवर्टीजमेंट चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब शार्ट गार्ड बन के ये डिवीजन प्रॉपर दिखता है। इसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं भैया तुमने भारत को बदनाम करने के लिए बहुत खराब रिपोर्ट पब्लिश किया है। अगेन ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, पर मुझे लगता है कि मीडिया में साफ साफ डिवीजन आपको दिखेगा। एक मीडिया है वो एंटी गवर्नमेंट होगा, एक मीडिया होगा एकदम साफ साफ गवर्नमेंट के साथ खड़ा होगा। आपको न्यूट्रलिटी नहीं दिखेगी कहीं पे कि एक आदमी है जो सरकार की अच्छाई भी दिखा रहा है, सरकार की बुराई भी दिखा रहा है। उसका रीजन आप भी हो, क्योंकि आप खुद न्यूट्रल नहीं हो। ऐसे कंटेंट जो सरकार के विरोध में है, सरकार के अपोजिशन वाले कंज्यूम कर रहे हैं, दबा के कंज्यूम कर रहे हैं, और एक ऐसा कंटेंट जो सरकार के सपोर्ट का है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया थंबनेल का, वो सरकार के सपोर्टर कंज्यूम कर रहे हैं, दबा के कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसा कंटेंट लोग कंज्यूम करेंगे लोग वही पब्लिश करेंगे, और ये पब्लिश करने में उनको पैसा भी मिल रहा है, तो उनका तो आम के आम गुठलियों का दाम वाली बात है, तो बढ़िया है, उनका दोनों तरीके से चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है हमने दोनों साथ में समझ लिया कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये दोनों कैसे मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क के बारे में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर भारत के बारे में बात करता है कि भारत के जो थियरी है, जो मतलब हमारे एक्ट्स हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें तो मीडिया को फ्रीडम है कहने के लिए पेपर में, पर ग्राउंड रियलिटी यह है कि मीडिया को फ्रीडम नहीं है जितनी होनी चाहिए। इनका कहना है कि भाई जब रिपोर्टर्स किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर डिफॉर्मेशन के केस, सेडिशन के केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस, नेशनल सिक्योरिटी के केस बना के उनको जेल में डाल दिया जाता है या तो उनको परेशान किया जाता है। क्या यह बात ठीक है? जवाब होगा कि ठीक है।
इसमें मतलब ठीक है, थोड़ा स्टैटिक्स कम ज्यादा हो सकता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे वो किसी स्टेट की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर सरकार ऐसा कर रही है कि अगर आप कोई भी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हो सरकार के खिलाफ में, तो आप किसी स्टेट में हो, वहां पे कांग्रेस है तो कांग्रेस वाले रेड कर देंगे, सेंटर के खिलाफ किया तो सेंटर वाली एजेंसियां रेड कर देंगी। मतलब देख लो, बिहार आपके सामने बड़ा एग्जाम्पल है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज कर रही हैं वो बड़े एग्जाम्पल हैं, या दूसरे जो स्टेट्स हैं वहां पे स्टेट की जो एजेंसी कर रही हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। तो इन शॉर्ट ये बात बिल्कुल ठीक लगती है मुझे कि जो इन्होंने कहा है वो ठीक है, मतलब केस चल रहा है इस पे। मतलब कुछ हद तक वो रिपोर्टर खुद भी जिम्मेदार है कि आप हर जगह दौड़ दौड़ के केवल सरकार की बुराई करोगे, कहीं पे आपको सरकार की अच्छाई नहीं दिखेगी, तो सरकार हो सकता है आपसे, यह सिस्टम हो सकता है आपसे तंग आके ये सारा काम करने लग जाए। और केवल सरकार नहीं, सिस्टम में बैठे लोग, मतलब पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी मीडिया से, वो भी उनके में भी लड़ाई हो जाती है। कभी कभी पब्लिक परेशान है, आपस में लड़ लेते हैं मीडिया और पब्लिक वाले, नारेबाजी आप देख ही रहे हो। एक ग्रुप है जो एक मीडिया को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप ऑफ मीडिया को, दूसरा ग्रुप है जो दूसरे ग्रुप ऑफ मीडिया को सपोर्ट करता है, वो चल ही रहा है। अब 2-3 दिन से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, वो भी आपको दिख ही रहा होगा। वो उसका कॉन्टेक्ट इन्होंने यहां पे दिया हुआ है कि जो बायस है, जो मतलब सोशलिज्म का बायस आ गया हमारे बीच में, ये बायसिंग कैसे भी हो सकती है, और इसमें सोशल मीडिया ने जबरदस्त रोल अदा किया है। सोसाइटी को डिवाइड करने में जितना मेन फ्रेम मीडिया ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, उससे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी सोशल मीडिया ने दिया है। सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड पत्रकार आ गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है कि उनकी रिपोर्ट ठीक है खराब है, चाहे जिसके भी चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में, नेताओं के कॉन्टेक्ट में चक्कर में, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने यूट्यूब चैनल हैं, उनके अपने इन्फ्लुएंसर हैं, वो पेड इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे मतलब रिपोर्ट फैला दिया जाता है, सोसाइटी में डिवीजन हो जाता है। अब बाद में मान लो खंडन आया भी कि ये रिपोर्ट खराब है, किसी ने क्रॉस चेक किया, फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने बताए, तब तक जितना सोसाइटी का डैमेज होना रहता है हो जाता है। तो सोशल मीडिया ने सोसाइटी को जबरदस्त तरीके से डिवाइड किया हुआ है। आप खुद को एनालाइज करना, अगर आप किसी गवर्नमेंट को पसंद करते हो तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप उसी पर्टिकुलर, उसी जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो उसी पार्टी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे होगे, उसी का सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कर रहे होगे, उसी के वीडियो देख रहे होगे, उन्हीं के भाषण सुन रहे होगे, जो चैनल उनकी अच्छाई करता होगा वही कंज्यूम कर रहे होगे। अगर आप सरकार के अपोजिट में हो तो ऐसे यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे होगे जो सरकार की हमेशा बुराई करते होंगे, गालियां देते होंगे, या फिर ऐसे जो नेशनल मीडिया चैनल है या प्रिंट चैनल है उनको फॉलो कर रहे होगे। न्यूट्रल तो तब होना है ना, आज के टाइम में भाई न्यूट्रल होना, मैंने जैसे कहा कि बड़ा मुश्किल है। अगर न्यूट्रल होना है तो दोनों को फॉलो करो, दोनों को देखो, मतलब 3 काम करना पड़ेगा। एक तो दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा अपना विवेक भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सच्चाई बता नहीं रहे हैं। एक एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम है, एक राइट एक्सट्रीम है, तो फिर थोड़ा सा अपना विवेक लगा के कि भाई एकदम मीडियम वाला पाथ क्या है, इसमें स्टैटिक्स कितना है, फेक कितना है, ये लगा के इतना समझने के बाद आप न्यूट्रल हो सकते हो। तो इतना जमत कोई क्यों उठाए भाई, बायस ही बन जाए। और कई बार बायस बनने में फायदा भी होता है, तो लोग फायदा देख के, तो भाई जब आदमी के सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है तो बाकी के सारे लॉज पीछे छूट जाते हैं, वो अपने सर्वाइवल के बारे में सबसे पहले सोचता है। तो ये जो इन्होंने सोशल कॉन्टेक्ट में कही गई बातें हैं, ये मीडिया बिल्कुल हमारा डिवाइड है, चाहे वो रिलीजियस बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो। कास्ट बेस्ड में इन्होंने कहा है कि कुछ जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उसमें कुछ अपर कास्ट के लोगों का कब्जा है एक तरह से, और कुछ वो एक तरह की चीजें फैलाते हैं। अब वो कितना ठीक है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि सोशल मीडिया में तो ये बिल्कुल है। और आजकल जितना मेन चैनल के कंटेंट कंज्यूम नहीं होते हैं, उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया के कंटेंट कंज्यूम किए जाते हैं। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे, यूट्यूब चैनल होंगे, जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, और बड़े बड़े जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं या टीवी चैनल्स हैं उनके व्यूज उतने नहीं आते हैं, उसके आधे भी नहीं आते हैं, 1/10 भी नहीं आते हैं। तो जो कंटेंट कंज्यूमशन है वो सोशल मीडिया से ज्यादा हो रहा है, और सोशल मीडिया एकदम जबरदस्त तरीके से डिवाइडेड है। वहां पे उसी तरीके के लॉजिक चल रहे हैं, उसी तरीके के स्टैटिस्टिक्स चल रही है, अपने पसंद की चीजें ढूंढ के लाते हैं, जो पसंद नहीं आए उसको छोड़ देते हैं। तो ये डिवीजन बेसिकली है। और डिवीजन आप देखोगे, कहीं पे रिपोर्टर जा रहे हैं तो पीटे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो मालाओं से स्वागत हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है कि हम डिवाइडेड हैं।
कोई ग्रुप है जो किसी सोशल मतलब किसी पर्टिकुलर मीडिया चैनल वालों को माला फूल माला पहनाएगा, प्रेम से बिठाएगा, खाना भी खिलाएगा, इंटरव्यू भी देगा, और वहीं पे दूसरा ग्रुप जाएगा तो नारे लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिवीजन कैसे आया है? ये डिवीजन हमारे सोसाइटी में हमारे आपके वजह से आया है, और जब हम डिवाइडेड हैं तो बाकी चीजें डिवाइडेड रहेंगी। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि भाई सच में ये चीजें हैं और कंटिन्यूअसली हम फॉलो कर रहे हैं। सेफ्टी का भी एक इशू है। अब ये जैसे हमने कहा कि कई जगह सरकार परेशान करती है, कई जगह पब्लिक पीट दे रही है रिपोर्टर्स को। हाँ, ये भी ठीक है कि रिपोर्टर वैसे काम भी कर रहे हैं पीटने वाले, और कई जगह पे क्रिमिनल्स भी ऐसा कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ आपने रिपोर्ट पब्लिश किया तो किसी क्रिमिनल ने उड़ा दिया आपको, फिर कभी आपने सरकार के खिलाफ भी किया था तो आपका रिपोर्ट भी नहीं लिखा जाएगा। सरकार कहेगी अच्छा हुआ, ठीक है, चलो अच्छे आदमी से पाला पड़ा, गए ना बेटा, हमारे खिलाफ बहुत बोल रहे थे, हम थोड़ा लीगल चीजों से बाइंड थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, ये आदमी उड़ा दिया आपको। तो क्रिमिनलिटी भी बढ़ी है, तो सिक्योरिटी का भी एक इशू है। बट ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं कि आप किसी के खिलाफ रिपोर्ट बनाए और धड़ करके मार देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, सेफ्टी है, पर स्टिल 3 से 4-5 रिपोर्टर हमारे देश में जैसा रिपोर्ट किया गया है कि हर साल मारे जाते हैं, और मुझे लगता है खराब डाटा नहीं है, इतने लोग तो मारे जाते हैं। इतना रिपोर्ट तो आई जाती है कि भाई चलो बहुत वेल नोन पत्रकार नहीं मारा गया, पर सोशल मीडिया वाले बेचारे तो मारे ही जा रहे हैं, चाहे वो ठीक रिपोर्ट कर रहे हो चाहे खराब रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला भी नहीं है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे कि भाई ये सब बातें तो ठीक है, अब ये बताओ ये पाकिस्तान वाला क्या मैटर है यार? पाकिस्तान भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे यहां तो पत्रकार जैसे हमने कहा कि माई डालते हैं, वहां तो गन डाल दिया जाता है भाई मुंह में, और बोला जाता है कि बोलो बेटा, नहीं तो गन से ना आवाज नहीं गोली निकलेगी और सीधा पार हो जाएगी। बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इसमें कई इंडिकेटर हैं। एक जो सेफ्टी वाला इंडिकेटर है उसमें पाकिस्तान से इंडिया अच्छा है। पाकिस्तान में सेफ्टी जो है पत्रकारों की वो ज्यादा चैलेंज पे है, पर बाकी जगह पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है। क्या ये ठीक बात है? ये ठीक बात है। इसका 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि जो पाकिस्तान है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। एक रीजन, पहला, पाकिस्तान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, वो पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पे आर्मी राज है, ठीक है, आर्मी राज है, और फाइनेंस के लिए वो वेस्टर्न कंट्री पे डिपेंडेंट है। चाहे चाइना कितना भी आ जाए, पर स्टिल वेस्टर्न कंट्री से उनको जो फ्री में एड मिलता है, चाइना तो ब्याज लेता है, वेस्टर्न कंट्री जो पाकिस्तान उसको फ्री में जो एड्स देते हैं वो है। अब चूंकि ये आर्मी गवर्न है, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई सी है, सारा मैटर कंट्रोल करती है वहां की आर्मी, और चूंकि फंडिंग आ रही है डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्री से, तो आर्मी भाई चाहती नहीं कि फालतू का हम पंगा लें। और जो वहां के मीडिया चैनल हैं उसमें जो एनआरआईज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाके रहते हैं, उनका शेयर है और उनका जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। इस चक्कर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो या फिर आर्मी, चूंकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वे मीडिया को डिक्टेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको फंडिंग ही उन्हीं के सोर्स से मिल रही है, जिनका मीडिया में इन्फ्लुएंस है या मीडिया में शेयर होल्डिंग है। इस वजह से जितना डिक्टेटरशिप होना चाहिए या ये कर सकते हैं, होना चाहिए इन द सेंस नहीं, जितना ये कर सकते हैं उतना नहीं होता है। सेफ्टी एक इशू है, क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी है, इसमें आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती, एनआरआई भी कुछ नहीं कर सकते। तो सेफ्टी एक इशू है जिसमें वो खराब, जिस इंडिकेटर में उन्होंने खराब परफॉर्म किया है। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्री है। कोई दूसरी कंट्री हमको डिक्टेट नहीं कर सकता कि देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपका एड रोक देंगे, हम आपका ये रोक देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। ऐसा इंडिया के साथ नहीं हो सकता है। इस वजह से इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकती है, चाहे वो डिसीजन गलत ले ले, चाहे वो डिसीजन ठीक ले ले। बाहर के लोग उतना खुल के हमारा अपोज भी नहीं कर पाते हैं जितना वो अपोज पाकिस्तान का कर लेंगे। अब जितना पाकिस्तान यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज पे कहने पे चलेगा, उतना इंडिया नहीं चलेगा। यूक्रेन के केस में ही देख लो, पाकिस्तान ने उनको वेपन्स प्रोवाइड कराए, इंडिया ने बोला भाई नहीं देंगे, वेपन्स भी नहीं देंगे और तेल भी खरीदेंगे रसिया से, क्या कर लोगे तुम। तो थोड़ी हमारे यहां पे इंडिपेंडेंसी है, इस वजह से जो आउटर इन्फ्लुएंस है वो हमारे यहां पे ना के बराबर है। हालांकि इस सेंस में वो निगेटिव है, पर ना के बराबर है। पाकिस्तान में वो इस सेंस में भी इंपैक्ट करता है, चूंकि फॉरेन कंट्री थोड़ी ऐसी हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर देती हैं पाकिस्तान को, तो वहां पे मीडिया को थोड़ी फ्रीडम है एज कंपेरिजन टू इंडिया। तो ये कुछ रीजन रहे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है? आपको भी लगता है कि भाई हमारी मीडिया सच में ऐसे ही डिवाइड है
और ये जो रीजंस दिए गए हैं वो ठीक है, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है और ये किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है। आप देखोगे तो मीडिया को बेसिकली अब्यूज किया है सारी सरकारों ने, और मीडिया ने खुद भी सरेंडर करके अपना अब्यूज करवाया है। दोनों बातें हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।